सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे हम क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि फाइंड ए, हमें रेशो फाइंड आउट करना है ए रेशो बी, और ए और बी आपको दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दे आर द टू सेमी सर्कल, और ए क्या है यहाँ पे क्वाड्रेंट, इट्स अ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का जो भी रेडियस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस है, जो भी क्वाड्रेंट का रेडियस है वो डाया है फॉर द सेमी सर्कल। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है देख के बिल्कुल। तो आई कैन राइट दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और जो भी क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, ऑफ द क्वाड्रेंट विल बी द डाया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सेमी सर्कल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सेमी सर्कल है, इट्स अ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर जब हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के अपने अपने एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया, अच्छा सबसे पहले, अच्छा ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सबसे छोटा नंबर जो होता है वो मैं छोटा इवन नंबर जो होता है वो मैं 2 लेता हूँ, ठीक है। वाई आप कुछ भी ले सकते हो, पर मैं छोटा नंबर 2 लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको अगर जब मैं हाफ भी करना चाहूँ तो वो इजिली हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है अभी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, सो आई कैन राइट एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या है, दैट इज 1/4 बाय आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस क्या है फॉर द क्वाड्रेंट, दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 है तो 1/4 कट जाएगा, तो ओनली सिर्फ पाई ही बचेगा। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा। सिमिलरली अगर जो मैं एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन रेडियस क्या है इसका, रेडियस इसका है 1, रेडियस का 1 कैसे होगा, क्योंकि देखो एरिया जो भी रेडियस है हमारा, द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, वो क्या है, वो एक्ट करेगा एज अ डाया फॉर सेमी सर्कल, डाया फॉर द सेमी सर्कल। तो रेडियस क्या है हमारे पास 2 है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 1, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज द रेडियस फॉर द सेमी सर्कल। सो आई कैन राइट द एरिया होगा वो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पाई/2, पाई/2 विल बी द आंसर। अच्छा अब एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, बेसिकली अगर हमें एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो दोनों सेमी सर्कल है, इन दोनों सेमी सर्कल को हम ऐड कर देंगे, और हमें क्या करना है, इन दोनों सेमी सर्कल को ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है जो ए है ना। व्हेन वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल 1 प्लस सेमी सर्कल 2 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, कैसे, ये हमारे पास 2 बार कैलकुलेट हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी हम एक बार, इसमें भी ये पार्ट आ जाएगा, और जब इस वाले एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का तो वो भी इसमें एडअप हो जाएगा, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा एक बार, तो एक बार माइनस करेंगे तो माइनस ए, और इसको प्लस कर देंगे बी, तो हमारे पास एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट आ जाएगा। सिमिलरली अब एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हमारे को क्या पता है कि ये 2 बार ट्वाइस हो गया है, ठीक है। इसको हम अगर जो लिख दूं मैं दोबारा से ताकि आपको ध्यान में रहे कि काउंटेड एरिया, काउंटेड ट्वाइस, ठीक है, इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ा। सो इसे माइनस करने के लिए एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या है, दैट इज पाई, सेमी सर्कल का क्या है, अच्छा ये पाई है फॉर द सिंगल, फॉर सिंगल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अगर जो मुझे 2 का निकालना है तो मैं करूंगा पाई/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2 सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ, माइनस ए प्लस बी। अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस से तो इधर आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि 1:1 में हमारा ए रेशो बी का आंसर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी द आंसर। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस, तो नन ही इसका आंसर आ जाएगा, नन विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1:1 विल बी द आंसर, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। सिमिलरली अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ रॉड लेंथ, एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, इज टू बी डिवाइडेड, एल को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, सच दैट इट्स 5 टाइम्स द स्मॉलर पोर्शन, इट्स 5 टाइम्स द स्मॉलर पोर्शन, यानी जो छोटा पार्ट है वो 5 टाइम्स है, एंड देन इज एडेड टू हाफ ऑफ द लार्जर पोर्शन, यानी जो बड़े पोर्शन है उसका हाफ, इट विल ऑलवेज बी लेस देन एल, वो हमेशा कम रहेगा देन एल जो कि रॉड की लेंथ है। दिस कैन बी अचीव बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द लार्जर पोर्शन मोर देन, अच्छा लेंथ ऑफ द लार्जर पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मान लो कि ये हमारी क्या है, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है एल, ठीक है, हमने अज्यूम कर ली ये लेंथ क्या है इसकी एल है, और यहाँ पे बोला है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है सच दैट जो इसकी छोटी पार्ट है, ठीक है, इसका जो छोटा पार्ट है वो इट्स 5 टाइम्स द स्मॉलर पोर्शन। तो अगर जो इसका बड़ा पार्ट मैं एक्स ले लूँ, इफ आई टेक एक्स एज अ लार्जर पार्ट, तो इसका छोटा पार्ट क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू
एल माइनस एक्स हो जाएगा ना, बड़े से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर जो हम बात करें छोटे पार्ट की, तो छोटा पार्ट जो है वो 5 टाइम्स है, और उसमें अगर जो हम प्लस करेंगे हाफ ऑफ द लार्जर पोर्शन, तो वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन द लेंथ ऑफ द रॉड। दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, यही बोला है। यहाँ पे क्या लिखा है कि द स्मॉलर पोर्शन इज एडेड, स्मॉलर पोर्शन इज एडेड, ठीक है। दूसरा क्या है, टू हाफ ऑफ द लार्जर पोर्शन, स्मॉलर पोर्शन इज बीइंग एडेड टू द हाफ ऑफ द लार्जर पोर्शन, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द एल, ठीक है। दिस कैन बी अचीव बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द लार्जर पोर्शन, इस लार्जर पोर्शन की कितनी लेंथ लेनी है जो कि हमको वैल्यू आ जाए। तो बेसिकली अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इट इज 5l माइनस 5x प्लस x/2, और ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। सिमिलरली l हो जाएगा। सिमिलरली अगर जिसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 4.5 x आ जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज 9, 9 का हाफ कितना होता है 4.5, तो यहाँ से इधर को आ जाएगा, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -4l। यहाँ पे इधर आ जाएगा, दैट इज -5l, तो -5l से अगर l माइनस करूँ तो -4l आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे माइनस 4.x है और यहाँ पे -4l है, तो साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी, द साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी विल इमीडिएटली रिवर्स, जैसे कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ फ्रॉम -2 से, मुझे क्या करना है, यहाँ पे माइनस हटाना है दोनों में से, तो माइनस अगर जो करना है तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर इवन नंबर से करूँ, तो स्मॉलर इवन नंबर से अगर जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मुझे पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट में क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9x, और यहाँ पे हमारा जो साइन है, इनइक्वालिटी का जो भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 इससे यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं साथ में, ठीक है, कि यहाँ पे मैं साइन के साथ लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि साइन ऑफ एन इनइक्वालिटी will immediately reverse, will immediately reverse itself as soon we multiply with a negative constant, ठीक है। ये कितना क्या है, एक नेगेटिव कांस्टेंट है, इट्स अ नेगेटिव कांस्टेंट। आपको दिख रहा है -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि मैं पॉइंट हटा सकूं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8l आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस तरह से देखो कि जैसे यहाँ पे होता था कि -3 इनइक्वालिटी -2 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय -2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चेंज हो जाएगा, हमारा इनइक्वालिटी का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया और 9x इज इक्वल टू 8l मेरे पास आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया कि माइनस साइन को हटाने के लिए और पॉइंट साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, 9 आ जाए। अब यहाँ पे 9 आ गया तो आई कैन इजिली से कि अगर मुझे बिगर लेंथ की वैल्यू चाहिए तो बिगर लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज x इज ग्रेटर देन 8/9l। इतना क्लियर हो गया। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0.8l, है कि नहीं, ये 0.8l, राइट। तो 0.8l, तो ये क्लोज टू किसकी वैल्यू है, ये क्लोज टू 9/10 की वैल्यू है। क्या हो गया, 9/10 0.9l हो गया, राइट। सिमिलरली अगर जब मैं इसको लिखूं, ये क्या हो जाएगा, 8/9 कितना होता है, 0.8888, बहुत सारा 888, फिर आगे आखिरी में 9 आता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.9 लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एज आंसर लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9/10 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस साइन क्यों लिया यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हमने साइन कन्वर्ट कैसे किया। जैसे हम बचपन में करते थे, माइनस साइन है तो ये चेंज हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस साइन है तो ये दोनों साइड में चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां पे बोला है हमें कि एक लेक है, इन अ लेक द टिप ऑफ अ बड ऑफ अ लोटस इज सीन 10 सेंटीमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर फोर्स्ड बाय द विंड, ठीक है। इट ग्रेजुअली मूव्ड एंड इट जस्ट सबमर्ज्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द वाटर एट द रूट ऑफ द लोटस प्लांट विल बी, तो हमें लोटस प्लांट की जो डेप्थ है फ्रॉम द रूट हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लोटस फ्लावर है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक तरह का लोटस फ्लावर है और वो पानी पे, दिस इज द वाटर, ठीक है, वाटर सरफेस, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ वाटर सरफेस, ठीक है। वाटर सरफेस लोटस इज सीन 10 सेंटीमीटर अबव द सरफेस, तो ये कितना हाइट है इसकी, इट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, यहीं पे लिखा है ना, अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर। और जब उस पर विंड लगी, ठीक है, उस पर ये क्या आ रही है, हमारी विंड आ रही है, of a water forced by a wind, it gradually moved and just submerged at a distance of a 30 centimeter. Submerged at a distance of a 30 centimeter, the depth of the water. Okay, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि इसकी एक लोटस की रूट होगी, इट्स अ रूट, ठीक है, और इसकी भी कोई ना कोई हमारी हाइट रहेगी, इसकी भी कोई हाइट रहेगी। अब जब ये विंड से झुका ना, तो वो एक पॉइंट पे आके रुका और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर की बनी, ठीक है। अब जब ये झुक जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लोटस जो है हमारा, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे इसको मैं दोबारा से साफ करके बनाता हूँ।
आई कैन से कि यहां तक ये, जब इसको विंड लगी तो यहाँ पे फोर्स हुआ विंड से, और यहाँ पे जैसे आ गया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज d+10, इसकी d+10 हो जाएगी, राइट। सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पे है, तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि d का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, दैट इज d+10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे मत करना, इसको इक्वेशन से सॉल्व करते रह बैठ जाना। इसको सिंपली आप एक और चीज समझो कि जब हम फंडामेंटली एक ट्रिपलेट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोलना है, इट्स अ नॉन ट्रिपलेट, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, इट्स अ नॉन ट्रिपलेट। तो जो भी नॉन ट्रिपलेट होती है ना, उसमें अगर हम अज्यूम करें ये 4 है, इफ आई अज्यूम दिस एज अ 4, तो जो इसकी दूसरी टर्म्स हो जाएगी वो हो जाएगी 5 और 3। हमेशा याद रखना, इट्स अ नॉन ट्रिपलेट, ये हमेशा याद रखना कि 4, 5 और 3। सिमिलरली अगर ये 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस इज 40, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 और 10 कितना होता है, 50, 50 का स्क्वायर। अगर ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, 40 ही है। अच्छा, इसको अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2400, और ये कितना हो जाएगा 2500, ये भी 2500 हो जाएगा। तो इट्स अ नॉन ट्रिपलेट, हमेशा याद रखना कि 4, 5, 3 क्या है हमारे, इट्स अ नॉन ट्रिपलेट। तो कोई भी वैल्यू दे दी जाए, अगर जो 5 होता, यहाँ पे अगर जो 50 होता, तो आप डायरेक्टली इससे आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जिस तरह से हमने नॉन ट्रिपलेट है, तो अगर ये विंड लगी और यहाँ पे पहुंच गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। तो 40 विल बी द डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है, दैट इज 40। ये मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक स्क्वायर दिख रहा है, और इस स्क्वायर के मिड पॉइंट से एक और स्क्वायर बन रहा है, एंड सो ऑन, आगे आगे बढ़ के ये एट द पॉइंट 6 तक पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 लूँ, यहाँ पे 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये लास्ट वाला हो गया 6 हो गया। अब इस बड़े से स्क्वायर में, ये जो सबसे बड़ा स्क्वायर है, इसको मैं S1 लिख सकता हूँ, राइट। S1 मीन्स टू से कि द साइड ऑफ अ लार्ज स्क्वायर, साइड ऑफ अ लार्ज स्क्वायर। अब इस लार्ज स्क्वायर की जो मिड पॉइंट है वो कितना डिवाइड हो रहा है, दैट इज 10, ये पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड अगर ये दोनों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। इससे क्या बोल सकता हूँ मैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, द स्मॉलर स्क्वायर यानी S2 की साइड क्या हो जाएगी, दैट विल बी 5√2। ये वाली क्या हो जाएगी, इट इज 5√2, 5√2। तो S1 क्या था, S1 था हमारा 10, तो S2 क्या हो गया हमारा 5√2, 5√2, 5√2, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/√2, विच इज इक्वल टू दिस। अच्छा, साइड S1 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज S1 S2, तो एरिया ऑफ अ लार्ज स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 100, ठीक है। कैसे, 10 × 10, दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। और A2 क्या हो जाएगा, A2 विल बी इक्वल टू 100, सॉरी A2 विल बी इक्वल टू 50, ठीक है। A2 विल बी इक्वल टू 50, ये कैसे हो जाएगा, 5, 5 इंटू √2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 50। अगर जो 100 में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम, अभी मैंने 100 लिखा था, तो 100 में कैसे लिख सकते हैं, 100/2, 100/2 लिखेंगे, दैट इज 100। और इसको भी अगर जो 100 में लिखना है तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2⁻0, क्यों, क्योंकि 100/1 है ना, 2⁻0। तो अगर जो हम इस तरह से देखें तो फॉर ए टू ए की पावर 2 की पावर कितनी है, 1 है। अगर जो मैं इसी तरह से, अब इसके बाद ना आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद आपको सिंपल यही रेशियो को फॉलो करते करते, जैसे A1 A2 है तो A3 क्या हो जाएगा, A3 विल बी इक्वल टू 100/2 की पावर 2, ठीक है। A3 में 2 की पावर 2 है। तो सिमिलरली हमें क्वेश्चन में अगर जो बोला होगा फाइंड आउट करने के लिए A6 एरिया ऑफ अ 6 स्क्वायर, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ अ 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100/2 की पावर 6 है, तो 6 का 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, दैट इज 100/32, है ना, अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर होगा। तो यहीं पे क्वेश्चन पे हमें A6 ही फाइंड आउट करने को बोला था, तो 3.125 विल बी द आंसर। तो आपको पता लगा किस तरह से ये निकालना है, ठीक है। और सिमिलरली अगर जो आपको बोला जाए कि फाइंड आउट, अच्छा ये जो है फाइंड आउट आपको बोला जाए एरिया ऑफ 15, ऐसे ही बहुत सारे स्क्वायर दे दियो, है ना, अलग अलग शेप में अंदर अंदर दे दियो, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, A15/A18 बोला जाए तो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, मान लो कि 15 की वैल्यू x है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, वी आर गोइंग फ्रॉम 10, अब 10 है हम उसको हाफ हाफ करते जा रहे हैं, 10 है फिर हम आधा अंदर जा रहे हैं, और हाफ हो रहा है, फिर ये और हाफ हो रहा है, ये स्क्वायर कम होता जा रहा है ना, इसकी साइड्स और कम होती जा रही है, 5√2, फिर और कम करेंगे, फिर और अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या बोला, A15/A18, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा A15 की वैल्यू, A15 की वैल्यू क्या होगी, मान लो कुछ भी है वो x है वो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम अंदर आए, ठीक है, ये स्क्वायर है, हम फिर अंदर आ गए 15, तो ये क्या हो गया, हाफ हो रही है। यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, साइड्स की हाफ हो रही है। जैसे यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है इसका, सॉरी साइड्स नहीं, एरिया, एरिया क्या हो रहा है इसका, हाफ हो रहा है, 100 था,
फिर कितना हो रहा है 50 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, करके देखना A3 फाइंड आउट करके देखना, तो वो आ जाएगा 25, और आगे तक जाएंगे तो वो हाफ हाफ हो रहा है। तो बेसिक आइडिया जो इन क्वेश्चंस में है कि क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे वैल्यूज कम हो रही है। तो 15 माइनस 8 कितना होता है 3। अगर जो 15 18 माइनस 15 करें तो क्या हो जाएगी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो हमें 3 टाइम्स करना है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, जैसे कि ये हो गया, देखो हमने x यहाँ पे लिया, अब जब हम अंदर गए तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी x/2, और फिर हम दोबारा से अंदर गए तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी x/4, और फिर से हम अंदर गए तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी x/8 होगी कि नहीं। क्यों, क्योंकि हर टाइम पे क्या हो रही है, वैल्यूज आधी आधी हो रही है, एरिया में हर टाइम की वैल्यूज आधी आधी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये A15 है, तो ये x हो जाएगा, अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, और अंदर जाएंगे तो कितना हो जाएगा x/8 हो जाएगा। तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, इसकी रेशो हो जाएगी दैट इज ओनली 8। 8 will be the ratio of A15 by A18, that is equals to 2 raised to the power 3। ठीक है, सिमिलरली अब इसको इस तरह से फाइंड आउट नहीं करना है x आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपको दे दिया जाए कि A15 by A18, तो आपको इसका रेशो कैसे इस तरह से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 2 की पावर हाफ हो रही है सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और दूसरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3। तो जो भी पावर होगी वो 2 की पावर हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो 2 की पावर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ A10 अपॉन A20, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि A10 की वैल्यू ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू A20। क्यों, क्योंकि A20 अंदर है पर A10 बाहर है, ठीक है, और हम A10 से A20 की तरफ जा रहे हैं। और हमने बोला कि इन स्क्वायर्स में क्या हो रही है, जो भी वैल्यूज होती है, जैसे एरियाज है, हमारा एरिया किसमें था, स्क्वायर में एरिया हमारा था 100, हम जब अंदर गए तो उसका एरिया कितना हो गया 50 हो गया, और जब हम और अंदर गए तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। तो वैसे ही वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हाफ हो रही है। तो हमें क्या पता कि A10 ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू A20। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बेसिकली आंसर में आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे टैकल करने होते हैं। गेट देखो यहाँ पे गेट 2011 में भी आया, और कैट भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, पर आजकल तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे इतना ज्यादा, पर मे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आएंगे फ्यूचर में नहीं आएंगे, पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपको फाइंड आउट करने है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a hemisphere depression is cut out from the face of the cubical wooden block, ठीक है, such that its radius is this and of the hemisphere is equals to the half the edge of the cube, what will be the surface area of the remaining solid। okay, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी भी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था 6 फेसेस होते हैं, लेकिन इसके जो टॉप फेस है, दिस इज द टॉप फेस, इस टॉप फेस पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इस टॉप फेस पे क्या बोला है कि उन्होंने कट कर दिया। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना आप एक एग्जांपल समझो, ठीक है, आप इसको एज अ वुडन ब्लॉक मत समझो, इसको समझो कि मान लो कि आपने आइसक्रीम लेनी है, तो आइसक्रीम अगर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम वेंडर होता है वो क्या करता है, वो अपना इस तरह का चम्मच होता है, ठीक है, मान लो कि ये चम्मच होता है, यहाँ से क्या बोलते हैं वो स्कूप लेता है, वो पूरा स्कूप लेता है, तो वो क्या करता है कि एक सर्कल बनाता है, ठीक है, पर नॉट ओनली द सर्कल, वो कुछ ना कुछ डिप्रेशन होती है उसकी, राइट। अगर मैं इसे बताऊं आपको लॉजिकली कि किस तरह से ये होता है, तो ये जो उसका स्कूप है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल ही थोड़ी ना है, ये तो पूरा कर्व्ड हेमिस्फेयर है कि नहीं, ये तो पूरा कर्व्ड हेमिस्फेयर है। तो इस तरह से क्या बन जाती है, इसमें डिप्रेशन बन जाती है किसी भी क्यूबिकल बॉक्स में, या फिर किसी भी डब्बे से आप अगर आइसक्रीम निकालो तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से है, और कुछ ना कुछ इसकी डिप्रेशन रहती है, राइट, इतना तो क्लियर है। दूसरा क्या है कि एक सर्कल है, अब स्क्वायर से हमें सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। कोई अगर जो ध्यान से नहीं पड़ेगा तो वो क्या करेगा कि स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर देगा और उसको आंसर मिल जाएगा, विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सर्कल के साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ डिप्रेशन भी है, तो इस डिप्रेशन को भी हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि स्क्वायर में से इस पूरे सेमी हेमिस्फेयर को, कर्व्ड हेमिस्फेयर को हमें हटाना पड़ेगा। तो कर्व्ड हेमिस्फेयर का अगर हमको एरिया, सरफेस एरिया पता लग जाए, तो हम डायरेक्टली इसे माइनस करके हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। और वही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड, क्योंकि इतना स्कूप जो है वो आइसक्रीम तो ले ली, अब बचा कौन सा, अब सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट बचा। देखो, एक तो ये पार्ट बचा, ये जो इस पूरे हेमिस्फेयर से हमने ये निकाला है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम कहाँ कहाँ बची, एक तो इन चारों खानों में बची होगी, ठीक है, यहाँ पे बची होगी, बाकी रिमेनिंग इसके टोटली यहाँ पे होगी, ये कैलकुलेट करनी है। तो इससे बस इस क्यूब से हमें क्या करना है, स्क्वायर से हमने क्या फाइंड आउट माइनस करना है, दैट इज द हेमिस्फेयर। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी ये रिमेनिंग, जितना भी सरफेस एरिया रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जितनी भी 6 साइड्स है, 6 साइड्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 साइड। अब साइड 5 साइड्स होगी तो हमें उसका वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका ईच साइड का, दैट इज 5 स्क्वायर ईच ऑफ साइड। ईच ऑफ साइड कितनी है, दैट इज 2r, ठीक है। यहाँ पे कितना है, रेडियस है ना, ये ब्लॉक सच दैट उनका रेडियस कितना है, r है, तो हमें फाइंड आउट करना है 2r, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 2r का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब ये किसका हो गया, हमारा स्क्वायर का हो गया। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी हमें फाइंड आउट करना है, ये जो हेमिस्फेयर है ना, इस स्क्वायर में से इस कर्व्ड हेमिस्फेयर की हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कर्व्ड हेमिस्फेयर, तो इस पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा इस स्क्वायर में से, ठीक है। तो बेसिकली इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, तो वो क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया तो पता ही होगा आपको क्या होता है, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करना है, जो भी वैल्यू आई दैट इज एक ही नहीं आई, 510, अच्छा एक ही हो जाएगा 4 5 और 20, तो हो जाएगा 20 आर स्क्वायर। तो 20 आर स्क्वायर में से हमने अगर ये माइनस करना है, तो अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, ये सर्कल है ना हेमिस्फेयर, अगर जो हम इस स्क्वायर से माइनस कर दे इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर को, यानी सर्कल ही बोल देते हैं सर्कल को, तो हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा सॉरी इस सर्कल को भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा, कर्व्ड हेमिस्फीयर तो हमने निकाल दिया, इसका डिप्रेशन हमने, इसकी डिप्रेशन की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। इसकी जो डिप्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल दी, अब इस सर्कल को भी माइनस करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर क्या था हमारे पास, दैट इज 2 आर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर दो, यहाँ से हमने सर्कल माइनस कर दिया और यहाँ से डिप्रेशन है, तो इन सबको अगर जब हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए, ये तो ए हो गया ना, ए बी और ये हो गया हमारा सी, इन तीनों का जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 20 आर स्क्वायर प्लस 20 आर स्क्वायर और कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 आर, 4 आर स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 आर स्क्वायर है यहाँ पे 4 आर स्क्वायर है और क्या है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों को तो हम कर सकते हैं, इन दोनों को हम लिख देते हैं, दैट इज 24 आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, दैट पाई आर स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर जो कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, पाई बचेगा अंदर, पाई प्लस 24, ठीक है। इसके बाद तो हम फर्दर नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई आंसर है ऊपर, क्या है हमारा, आर स्क्वायर पाई प्लस 24, आर स्क्वायर पाई प्लस 24, तो ये रहा हमारा आर स्क्वायर पाई, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस 24, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, द सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बेसिकली अगर मैं डिफाइन करने चाहूँ तो आपको पता ही है कि 3 डायमेंशनल क्या होता है, एक तो वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिर होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और इसको बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर आता है हमारा रोटेशन, एंड द लास्ट वन इज द स्पेटल ज्योमेट्री, स्पेटल ज्योमेट्री जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेसिकली कर्व और ये सब होता है। दूसरा जो सॉलिड है, सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सॉलिड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल टाइप 1 सॉलिड ज्योमेट्री इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है ना। टाइप 1 इज द सॉलिड्स, वो सॉलिड्स जिनका जो हैव आइडेंटिकल विच हैव आइडेंटिकल टॉप एंड आइडेंटिकल बॉटम, आइडेंटिकल बॉटम। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर हो गया, या फिर ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, ठीक है, अभी मैं सब ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, या फिर क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड, या फिर आपका जो रूम है, ठीक है, योर रूम। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर, अगर जब मैं सिलेंडर की बात करूं तो यहाँ पे जो भी अबव में, जो भी इसका टॉप में, आई कैन राइट फॉर द सिलेंडर कि वट जो भी ऊपर है, या फिर वट बिलो, सेम थिंग, सेम थिंग इज अबव, ठीक है। अब ये चीज जो मैंने सिलेंडर के लिए बोली वो सभी के लिए लागू है, ठीक है, फॉर द टाइप 1 जब हम टाइप 1 सॉलिड्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड विच हैव एन आइडेंटिकल टॉप एंड आइडेंटिकल बॉटम। अब ये आइडेंटिकल तो होते हैं, साथ में ये सेम भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेंडर का जो टॉप पार्ट है वो क्या है, एक तरह का सर्कल है, बॉटम पार्ट है वो भी क्या है, एक तरह का सर्कल है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगुलर प्रिज्म ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म में टॉप पे क्या है, एक ट्रायंगल है, डाउन में क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वो आइडेंटिकल टॉप एंड आइडेंटिकल बॉटम है, एज वेल एज दे हैव द सेम थिंग एज अबव एज बिलो, ठीक है। सिमिलरली क्यूबॉइड के लिए भी है, और आपका रूम भी है जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है। तो दिस इज द टाइप 1। अब हम बात करें अगर टाइप 2 की,
टाइप 2 किस तरह के होते हैं? द सॉलिड्स इन बेस, सॉलिड इन बेस, ठीक है। वी हैव, यू कैन राइट वी हैव एनी जियोमेट्रिकल polygon, polygon and top is pointed, we have any geometrical polygon solid in base, ठीक है। या फिर इस तरह से बोलो in base we have any geometrical polygon and top is pointed, top is a point, top is a point। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर राइट, अब इनको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो दीज आर द टू डायग्राम जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इनका जो बेस है, इनका बेस का कलर कौन सा है? बेस कलर इज ग्रे, ठीक है। बेस कलर ग्रे है तो आपको दिख रहा है क्या? वी हैव एनी ज्योमेट्रिकल पॉलीगन एट द बेस। तो बेस में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है। तो यही लिखा है कि टाइप 2 कौन से, जहाँ पे जिनका जो बेस है वो एक ज्योमेट्रिकल पॉलीगन है और जो टॉप है वो पॉइंटेड है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टॉप क्या है? इट्स पॉइंटेड, ठीक है। टॉप आर द पॉइंटेड। यहाँ पे कितने स्लांटेड हाइट है? स्लांटेड, यहाँ पे स्लांटेड कौन से ट्रायंगल है, तो स्लांटेड ट्रायंगल कितने हैं यहाँ पे? फॉर द स्क्वायर के लिए कितना होगा? हर एक स्क्वायर से, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी चार साइड से एक एक ट्रायंगल आएगा जो इसकी पॉइंटेड पे लगेगा। तो दे आर द फोर ट्रायंगल, फोर स्लांटेड ट्रायंगल इन दिस वाले डायग्राम, ठीक है। ये सेकंड डायग्राम है। इन सेकंड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में कितने होंगे? 3। जितने भी बेस होगा, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितने वो होते हैं? दैट इज 3। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? 3 यहाँ पे हो जाएंगे हमारी स्लांटेड ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप 2 और टाइप 4। अब बेसिकली ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर जो मैं इनको एक टेबल से बताऊं आपको, तो आई कैन राइट कि हम पहले वॉल्यूम देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या? कर्व सरफेस एरिया, या फिर आप बोल लो क्या? लेटर सरफेस एरिया, ठीक है। और फिर हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? जो कि आपको देखो, जो इंक्लूड नहीं करता, डज नॉट इंक्लूड टॉप एंड बॉटम, वही क्या होता है? हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। इतना मुझे पता है कि आपको पता है ये सब चीज, है ना। तो आई कैन मेक अ डायग्राम, सॉरी टेबल, ठीक है, फॉर द टाइप 1 एंड टाइप 2। ये हमारा क्या हो गया? फॉर द टाइप 1 एंड टाइप 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप 1 के लिए, और ये हो जाएगा हमारा टाइप 2, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट इज द वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल में साथ में ले लेता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर का ले लेते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस कितना होगा इसका? दैट इज, चलो बेस नहीं ऐसे लिख दो, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो भी उसकी हाइट होगी सिलेंडर की, दैट इज एच, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब नाउ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिमिलरली ये होता है पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय द हाइट, ठीक है। पैरामीटर क्या हो जाएगा फॉर द सिलेंडर? दैट विल बी 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 ए बी। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर एच, हमें ये पता है, राइट। और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एरिया कितना है इसका? दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ द बेस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हमें टाइप 2 के लिए देखना है तो टाइप 2 के लिए भी सेम हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय हाइट, ए मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा टाइप 2 के लिए, किसी के लिए भी, राइट। मल्टीप्लाई बाय हाइट बाय 3। जो हम वॉल्यूम निकालेंगे ना टाइप 2 के लिए, वो होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय एच बाय 3, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे मेरी मैं भी भूल गया था अभी कि मैं तो सीधा वॉल्यूम ही कर रहा था, बट स्टिल टाइप 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय एच बाय 3। क्यों? क्योंकि जो टाइप 2 है वो कैसे है? वो एक स्लांटेड हाइट है, ठीक है। तो इसका जो हमारे को निकालना पड़ेगा एरिया, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया जो भी उसका एरिया होगा मल्टीप्लाई बाय एच बाय 3। सिमिलरली पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका? यानी कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पैरामीटर इंटू एल बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस 1 एरिया ऑफ द बेस विल बी द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाइप 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच बाय 3, ठीक है। कोन का अगर जो मैं देखूँ तो कोन का लिख सकता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 3, और यहाँ पे पैरामीटर क्या हो जाएगा फॉर द कोन? कोन हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल बाय 2। एल बाय 2 क्या हो जाएगी हमारी? स्लांट हाइट, इट्स अ स्लांट हाइट। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया फॉर द कोन कितना हो जाएगा? दैट इज पाई आर एल प्लस वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इट्स अ स्लांट हाइट। अगर आपको ये एग्जाम्पल कम लग रहे हैं तो आई कैन राइट फॉर द टाइप 1 एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसका ले लें? टाइप 1 का हम मान लो स्क्वायर का ले लेते हैं, ठीक है।
अगर जब हम स्पेयर का लेंगे तो स्पेयर में हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी। और इसका कर्व सरफेस, देयर इज नो कर्व सरफेस, नो कर्व सरफेस फॉर द स्फीयर, नो कर्व सरफेस, ठीक है। पर इसका टोटल सरफेस जरूर होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 पाई आर क्यूब, राइट। टाइप 1 के लिए हमने लिख दिया। नाउ टाइप 2 के लिए भी एक और एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं। टाइप 2 के लिए एक और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल द हेमिस्फेयर। अभी हमने पीछे हेमिस्फेयर का क्वेश्चन किया था, तो हम हेमिस्फेयर ही ले लेते हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, नॉट टाइप 2, टाइप 2 नहीं, टाइप 1 के लिए। हेमिस्फेयर क्या है, एक तरह का टाइप 1 है, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या है, टाइप 1। तो इसका क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर हम वॉल्यूम ढूंढ रहे तो वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मुझे बतानी है, जो कि मुझे आपको बतानी है। दैट इज कि अगर हम कोई सर्कल लेते हैं ना, मान लो कि ये सर्कल है हमारा, ठीक है। इस सर्कल का अगर हमें थीटा मालूम है, इफ वी आर, अगर जो हमें थीटा मालूम होगा, राइट, ये तो नहीं बन रहा है, इसे मैं ही बना देता हूँ, कि अगर जो हमें थीटा मालूम है, ठीक है। तो अगर जो किसी भी सर्कल का हमें थीटा मालूम है, तो वी कैन फाइंड द सेक्टर एरिया। हम इसका क्या ढूंढ सकते हैं, सेक्टर एरिया। और सेक्टर एरिया को अगर जो मैं ऐसे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई कैन राइट सेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा, वो कितने में, 360 में, 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। मान लो कि थीटा जो है हमारा क्या है, 90 है, तो थीटा की जो 90 है, तो यहाँ पे हम 90 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो सेक्टर एरिया विल बी इक्वल टू पाई/4 आर का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर जो थीटा हमारे को मान लो 180 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 180 पुट करेंगे तो सिर्फ सेक्टर एरिया कितना आ जाएगा हमारा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 90 है तो इसका मतलब क्या है, ये 1/4 है, इट्स 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल, राइट। हमें आर्क लेंथ पता है, what do you mean by the arc length, that is theta upon 360 into 2 pi r। ये क्या होता है, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, ठीक है। कंप्लीट सर्कल क्या होता है, 2 pi r, 2 pi r हमारा कंप्लीट सर्कल होता है। अगर इस केस में हम थीटा पुट करेंगे एज 360, यानी थीटा को मैं 360 पुट कर रहा हूँ, तो पूरा सर्कल काट दिया इस सर्कल, पूरा सर्कल काट दिया इस पूरे थीटा ने, मीन्स टू से कि उस टाइम पे जो हमारे पास 2 pi r आएगा, ठीक है। तो हमारी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी उस पॉइंट पे, 2 pi r। सिमिलरली अगर जो मैं थीटा 90 लूँ, अगर जो 90 लूँ तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, हाफ नहीं सॉरी 1/4 आ जाएगा 2 pi r, ठीक है। और अगर जो मैं 180 लूँ तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ द 360, दैट इज द 2 pi r, राइट। इतना आप सबको पता है, ठीक है। ये तो पहले भी आपने कर रखा है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक और चीज, जो थीटा इन रेडियन है ना, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू 180, ये तो आपको पता ही है, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 180, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, 2 pi r, 2 पाई इन रेडियन विल बी इक्वल टू 360, बोल सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन, दिस इज रेडियन, ठीक है। रेडियन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के होगा। तो आर्क लेंथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्क लेंथ, आई कैन से आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, थीटा, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसे रेडियन में लूँ, थीटा रेडियन में, तो यहाँ पे 360 के क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज 2 पाई इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या था, 2 पाई r, 2 पाई r था, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, राइट। हमारे पास क्या बचेगा, थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ कैन बी रिटन एज, आर्क लेंथ कैन बी रिटन एज थीटा इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हमारे मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर वाले करते हैं इसको इस्तेमाल, जैसे एंगुलर मोमेंटम में करते हैं, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी में करते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं ना, वो हमें थीटा नहीं गिवन करते, वो थीटा हमें देते नहीं है। हमें बोलते हैं कि कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल, हमें बोलते हैं कि शीट जो है वो 10 to 12%, 10 to 20% जो है वो विड्रॉ हो गई है, कट कट कर दिया हमने, कट कर दिए, कट। और हमें बोलते हैं कि हमें बोलते हैं कि कई एग्जाम्स में हमें एक सर्कुलर शीट दी जाती है, फॉर नॉट अ सर्कुलर शीट बट इस तरह से हमें कहा जाता है कि मान लो कि ये सर्कुलर शीट है, और इस सर्कुलर शीट का 10 to 20% बीइंग कट आउट, ठीक है।
यहाँ पे बोल दिया कि इट इज बीन कट आउट, तो इन दैट केस हमें ना थीटा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमें इस क्वेश्चन में आते हैं तो हमें थीटा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर जो हमें बोला कि 10 to 20% यानी 10% अगर जो हमें कट आउट कर दिया है, तो हमें तो पता है कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आई कैन राइट 0.9 ऑफ पाई आर स्क्वायर, राइट। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर चुका है। अगर जो आपको बोला कि 80% हैज बीन कट आउट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 0.2 पाई आर स्क्वायर। तो इतना तो क्लियर है हमें। अगर जो कहीं क्वेश्चन में हमें बोला जाए कि इस तरह से कट आउट है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जैसे कि हमें कोई सर्कुलर शीट दे दी है, मान लो कि जो सर्कुलर शीट है, कोई भी सर्कुलर शीट है, मान लो कि वो इस तरह से, ठीक है, जैसे पिज्जा का एक स्लाइस निकाल दिया है, तो किसी भी सर्कुलर शीट का जो सेक्टर एरिया होता है ना, सेक्टर एरिया, वो हमारा प्रोड्यूस करता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। विल बॉर्न, या फिर ऐसे लिख दो विल बॉर्न कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, विल बॉर्न कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही है इसका, इट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सर्कुलर शीट में अगर जो आर्क लेंथ बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आर्क लेंथ अगर जो लिखा जाता है कहीं पे, तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यही है हमारा सिंपल सेम, ठीक है। तो ये इसकी आर्क लेंथ जो भी है इसके, ठीक है, दिस आर्क लेंथ विल बिकेम द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ बेस, पैरामीटर ऑफ बेस। अच्छा, इसका क्या मतलब है इन सब चीज का, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, आप अब मैं आपको 3D में तो समझा नहीं सकता, अब ना इसको इस तरह से पेज कभी काटना, और आपको ना ये इस तरह से कोन करके बनेगा, ठीक है। तो जो भी इसका बेस होगा ना, जो इसका बेस होगा वही इसका क्या होगा, पैरामीटर होगा, राइट। जो भी पैरामीटर ऑफ द बेस है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इस तरह से आर्क लेंथ को बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द पैरामीटर ऑफ बेस। सिमिलरली अगर जो हमें रेडियस की फाइंड आउट करना हो, तो रेडियस विल बिकम स्लांट हाइट फॉर कोन। अब जो इसका रेडियस होगा ना, लाइक दिस, इसको जब मैं काट दूंगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो पार्ट होगा इसका कटा हुआ पार्ट जो होगा इसका, अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, किसी भी कोन का स्लांट हाइट होगी, किसी भी कोन की एक स्लांट हाइट होगी ये, ठीक है। अब आप इसको खुद प्रैक्टिकली करना, आप इसको पेज को फाड़ना, इस तरह से फाड़ना, इस तरह से फाड़ना, और इसको ज्वाइन कर देना। जैसे आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस विल बी द रेडियस, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इस रेडियस को बोला है कि ये जो रेडियस है वो स्लांट हाइट ऑफ द कोन बन जाएगी। सिमिलरली जब हमने आर्क लेंथ की बात की, तो वो बन जाती है पैरामीटर ऑफ द बेस, और जब हम सेक्टर एरिया की बात करेंगे तो वो बन जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्क्वायर पैरामीटर है, ठीक है, स्क्वायर पैरामीटर हैज अ बेस पैरामीटर x, तो पैरामीटर कितना दे दिया हमको, बेस पैरामीटर, दैट इज द पैरामीटर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू x, एंड द स्लांट हाइट इज हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो स्लांट हाइट कितना हो गया, स्लांट हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, स्लांट हाइट कैन बी रिटन एज l। स्लांट हाइट क्या होती है फॉर द पैरामीटर जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। तो जिसका बेस स्क्वायर है, अच्छा यहाँ पे नहीं है, तो जिसका स्क्वायर जिसका बेस स्क्वायर है, उसकी जो स्लांट हाइट होती है, इफ दिस इज द स्लांट हाइट, ठीक है, तो जो इसकी स्लांट हाइट है इज द हाफ ऑफ द इज हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो स्लांट हाइट इज हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो एल कितना है, हाफ ऑफ द पैरामीटर, दिस इज द हाफ ऑफ द पैरामीटर। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पैरामीटर, तो लेटरल सरफेस पैरामीटर क्या होता है, LSA, या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है हमसे कि ये क्या होता है, तो ये होता है पैरामीटर का जो बेस होता है मल्टीप्लाई बाय L/2 होता है, राइट। तो L/2 को क्या लिख सकते हैं हम, L/2 कैन बी रिटन एज, दिस इज L/2 ना, तो L/2 कैन बी रिटन एज द हाफ ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर क्या है हमारे पास, x है, तो x इज द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, तो हमारी स्लांट हाइट कितनी थी, दैट इज द हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो हाफ ऑफ द पैरामीटर इज इक्वल्स टू x/2। व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों दो देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही लिखा था दो वर्ड्स, कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दे आर द सेम। सो हमें फाइंड आउट करना है फॉर द पैरामीटर, वो क्या होता है, टाइप 2 में आ जाता है ये, इट इज इन टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या था, पैरामीटर का बेस मल्टीप्लाई बाय द स्लांट हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, x है, और l कितना है, x/2। सो इट कैन बी रिटन एज x का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर विल बी द आंसर। तो 1/4 x स्क्वायर विल बी द आंसर, तो ये हो जाएगा 0.25 x स्क्वायर विल बी द आंसर, राइट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट है ऑफ अ पेपर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक सर्कुलर शीट बना लेते हैं, है ना,
और इसकी जो रेडियस है दैट इज द 30 सेंटीमीटर। अ सेक्टर ऑफ अ 10% एरिया इज बीइंग रिमूव, तो एरिया से कितना रिमूव कर दिया है, एरिया से रिमूव कर दिया 10%, तो 10% रिमूव कर दिया तो अब कितना बचा होगा हमारे पास एरिया, दैट इज 0.9, और एरिया ऑफ अ सर्कुलर जो भी है हमारे पास क्या है ये एज अ सर्कल, तो सर्कल क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। दिया तो हमें सर्कुलर शीट है, लेकिन हम सर्कुलर शीट को क्या लिख सकते हैं उसका एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर, तो 0.9 पाई आर स्क्वायर इज बीइंग रिमेन्ड, ये हमारे पास रिमेनिंग है। नाउ इज बीइंग रिमूव, इफ द रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड टू मेक अ कोनिकल सरफेस, then the ratio of the radius, then the ratio of a radius and the height will be, then the ratio of a radius and the height of a conical surface, then the ratio of this of the cone is, तो ये हमें पूछा है कोन का रेडियस अपॉन हाइट। ओके, तो सबसे पहले हमारे को क्या बताया कि जो एरिया रिमेन है, दिस इज द एरिया रिमेन, ये क्या है एरिया रिमेनिंग, ये क्या हो गया हमारा एरिया, राइट। तो यहाँ पे हम आ लिख सकते हैं दैट इज 0.9 मल्टीप्लाई बाय पाई इनटू, अच्छा इसका जो रेडियस है वो कितना 30 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट 30 का स्क्वायर विल बी द एरिया रिमेनिंग ऑफ दिस। अब यहाँ पे बोला है कोन, अब तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि कोन कैसा है, तो ये समझ लो कि देखो ये सर्कल था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, और इसने बोला कि 10% जो इसका एरिया है वो हमने काट दिया है, इसका 10% हमने रिमूव कर दिया है, तो मान लो अगर जी 10% इसका रिमूव हो गया है, 10% इज बीइंग रिमूव, तो आप अगर जो इन दोनों को ज्वाइन करोगे ना तो इनसे इस तरह से एक कोन बन जाएगा, इस तरह से एक कोन बन जाएगा। आप हमने इसको फाड़ देना, यहाँ से आप फाड़ दो, बेशक एक पेज लो सर्कुलर पेज और उसको यहाँ से कट कर दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे एक पॉइंटेड शेप मिलेगी और यहाँ से नीचे को कोन बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये पूछ रहा है जो कोन का रेडियस है, कोन का रेडियस है और जो हाइट ऑफ द कोन है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोन में हाइट कहाँ से लेंगे हम, तो इसके वर्टेक्स से लेकर डाउन तक ये हो जाएगी हमारी हाइट, और रेडियस क्या होगा इसका, ये हो जाएगा इसका रेडियस, दिस इज द रेडियस, ठीक है। अच्छा जो रेडियस था इसका, जो इसका रेडियस था, अब ये तो 10% इसने काट दिया, तो ये सर्कल का ये रेडियस कितना है दैट इज 30। अब ये जो सर्कल का रेडियस है जब ये कोन बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी एक्टिंग एज अ स्लांट हाइट, तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल विल बी इक्वल टू 30। इतना क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया कि अगर जब मैं इसका 10% का एरिया काट दूं और यहाँ पे बचा हुआ जो रेडियस है वो रेडियस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लेंथ यानी स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन दैट विल इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रेडियस, अब इसका रेडियस फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, अगर जब हमका रेडियस फाइंड आउट करना है तो हमें क्या पता है कि कर्व सरफेस जो कर्व सरफेस एरिया होता है फॉर दिस विल बी इक्वल्स टू पाई आर एल, ये हमने पता है। अगर जो आपको नहीं पता चल रहा है ये सब तो गो चेक द टेबल, टेबल को देखो एक बार, तो पाई आर एल इज इक्वल टू दिस। अच्छा कर्व सरफेस एरिया और जो भी रिमेनिंग है, कर्व सरफेस एरिया और जो भी एरिया रिमेनिंग है दैट इज 0.9 पाई 30 स्क्वायर, क्योंकि इतने जो रिमेनिंग है इसी से तो हम एक कोन बना रहे हैं ना, तो आई कैन राइट जो कर्व सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू दिस। सो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई से पाई गेट कैंसर, आर यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे आर हमें फाइंड आउट करना है, आर ऑफ द कोन हैज टू बी फाइंड आउट, और एल कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे मैंने बताया था 30 है, तो 30 से 30 स्क्वायर का 30 कट गया, अब बचेगा क्या हमारे पास 0.9 इंटू 30, तो 0.9 ऑफ 30 इज इक्वल टू 27, ये क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, तो मेरे को रेडियस का कोन मिल गया है। सो यहाँ पे रेडियस का कोन कितना है 27 सेंटीमीटर। तो हाइट निकाल सकते हैं हम, हाइट कैन बी इजिली डिटरमिन, तो हाइट कैन बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा, ये दिस वैल्यू होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 13.075, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 13.05, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना तो आपको यही वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द कोन अपॉन द हाइट ऑफ द कोन, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेडियस ऑफ द कोन कितनी है 27, हाइट ऑफ द कोन कितनी है दैट इज 13.075 विच कैन बी रिटन एज 2.065 कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब समझ आया किस तरह से मैंने बोला, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा तो नहीं सकता पर एक बार समझ लो कि जैसे ही आप पेपर को बीच से काटोगे, इस सर्कल को बीच से काटोगे और फिर इस दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक कोन। अब बोला कि इस कोन का जो रेडियस है, इस कोन का जो भी रेडियस होगा, इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा, ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो क्या एक्ट करेगा एज अ स्लांट हाइट, तो ये एल हो जाएगा, तो एल कितना हो जाएगा जो ही इसका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अब इस जो रिमेनिंग एरिया था, जो भी रिमेनिंग एरिया था इसी से तो हमने कौन बनाया है, सो आई कैन डेफिनेटली राइट कि जो कर्व सरफेस एरिया है दैट विल बी इक्वल टू 0.9 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग एरिया। तो हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया कि रेडियस ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू 2.065, दैट विल बी द आंसर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्लड रिलेशन। एक बात जान लो, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो गेट में इतना ज्यादा नहीं आता है, वो रेयर केस है अगर कभी आए, ठीक है, गेट इसमें कभी ज्यादा फोकस नहीं करता है, बट स्टिल और कितने भी एग्जाम है उन सब में ये यूज होता है, ठीक है। तो दे आर द ओनली 4 रूल्स जो कि ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सबसे पहला कि ड्रॉ अ फैमिली हायरार्की, ड्रॉ अ फैमिली हायरार्की, फैमिली हायरार्की, ठीक है, ट्री।
ड्रॉ फैमिली हायरार्की ट्री। अभी मैं आपको ये अंडरस्टैंड कराऊंगा। कीप ऑन मेकिंग या फिर कीप ऑन मार्किंग, कीप ऑन मार्किंग, कीप ऑन मार्किंग जेंडर, कीप ऑन मार्किंग जेंडर, ठीक है। थर्ड है राइट द नेम ऑफ द, राइट द नेम ऑफ द रिलेशनशिप, राइट द नेम ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। फोर्थ है डू नॉट अज्यूम, या फिर डू नॉट अज्यूम नहीं, सीधा लिख दो नो अजम्पशन, ठीक है, डायरेक्टली लिख दो देयर विल बी नो अजम्पशन, नो अजम्पशन, ठीक है, नो अजम्पशन। और एक और रूल लिख लो, एक और रूल लिख लो, फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या है? नो सेम जेंडर, नो सेम जेंडर मैरिज, नो सेम जेंडर मैरिज, ठीक है। तो ये 5 रूल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी ब्लड रिलेशनशिप टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। सबसे पहला है ड्रॉ फैमिली हायरार्की। अभी मैं क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। फॉर कीप ऑन मार्किंग द जेंडर्स। अब जेंडर्स में जो मेल है, मेल्स को आप लिखोगे पॉजिटिव और फीमेल्स को लिखोगे आप, फीमेल को लिखोगे आप नेगेटिव, ठीक है। ये दो हमारी क्या है, मार्किंग है फॉर द जेंडर्स, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द रिलेशनशिप एंड देयर शुड बी नो अजम्पशन, डू नॉट अज्यूम एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है नो सेम जेंडर कैन मैरिड, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से पहले हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ। कि मान लो कि हमें बोला कि जो ए है वो है फादर, इज द फादर, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। ए इज मैरिड टू एम एंड एम इज सिस्टर ऑफ एस, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि हाउ एस इज रिलेटेड टू, हाउ एस इज रिलेटेड टू डी, टू डी। तो हमसे एक क्वेश्चन में पूछा, ठीक है। अच्छा, तो जो जितने भी 5 रूल है वो सारे के सारे इंप्लीमेंट होने चाहिए यहाँ पे। सबसे पहला क्या है कि ड्रॉ अ फैमिली हायरार्की। तो ए इज द फादर ऑफ अ डी, तो ए जो है, ए क्या है, वो फादर है, वो फादर है ऑफ द डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट्स अ फादर। हमेशा क्या लिखा था, नेम ऑफ द रिलेशनशिप। हमारा कौन सा है, थर्ड वाला, राइट द नेम ऑफ द रिलेशनशिप। तो आई कैन एज्यूम कि डी क्या है, डी इज अ डी नहीं सॉरी, ए इज द फादर ऑफ अ डी, ठीक है। अब कोई अजम्पशन नहीं लगाना। लास्ट वाला क्या था हमारा कि देयर शुड बी नो अजम्पशन कि डी सन है या डी डॉटर है। तो ये फादर है तो मतलब ये मेल ही होगा, तो आई कैन राइट पॉजिटिव ओवर है, ठीक है। दूसरा, ए इज मैरिड टू एम, ए इज मैरिड टू एम तो मतलब एम क्या है, फीमेल ही होगी, तो दिस इज द वाइफ, ठीक है। ये इसकी वाइफ होगी। वाइफ क्या है इसके, दैट इज एम, एम इज द वाइफ। तो वाइफ के ऊपर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। दूसरा, एम इज अ सिस्टर ऑफ एस, एम इज अ सिस्टर ऑफ एस, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इज अ सिस्टर ऑफ एस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ एस इज रिलेटेड टू डी, हाउ एस इज रिलेटेड टू डी मतलब एस कैसे रिलेटेड है टू द डी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए होते कि फादर, मदर, आंट, मैटरनल मैटरनल आंट या मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, राइट। तो आप इन सब में से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है कि ए जो है वो फादर है ऑफ द डी, ये तो बात क्लियर है। एंड एम जो है, एम है क्या है, एम है एक एम है वाइफ ऑफ द ए, ठीक है। एंड एम इज ऑल्सो अ सिस्टर ऑफ अ एस, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिख सकते हैं। दूसरा, जब हम हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये फादर तो कभी नहीं हो सकता है, ना ही मदर हो सकती है, ठीक है, या और ना ही ये मेटरनल अंकल हो सकते हैं, यानी चाचा चाची, या फिर चाचा चाची, या फिर आप नॉट चाचा चाची। यहाँ पे मैं आपको मेटरनल का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं नाना नानी, नाना नानी, तो हम क्या लिखते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। और नानी क्या होगी हमारी, मैटरनल मैटरनल मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, राइट। सेकेंडली, मामा मामी, मामा मामी क्या लिखते हैं, मैटरनल मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंटी, आंटी या फिर आंट लिख दो। तो मम्मी की साइड के जितने भी होते हैं ना, तो उनको हम मैटरनल से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ मैटरनल आंट,
मैटरनल आंट विल बी द आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हाउ डी इज रिलेटेड, डी क्या लगता है उसका, दैट इज द मैटरनल आंट। डी एस का क्या है, मैटरनल आंट, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली एक और चीज है, द एरो साइन। अगर जो यहाँ पे क्या लिखा था, हाउ हाउ एस इज रिलेटेड टू डी, तो हाउ एस इज रिलेटेड टू डी मीन्स से एरो आएगा हमारा ऑपोजिट साइड में। अगर जो यहाँ पे लिखा होता हाउ डी इज रिलेटेड टू एस, तो एरो आता हमारा डी से लेकर तो एरो आता हमारा एस से लेकर डी को, ठीक है। तो इस तरह से हम एरो साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बोलता है कि ए जो है वो फादर है डी का, तो ए जो है वो फादर है डी का, तो यहाँ पे एरो दिस साइड होगा, ठीक है। व्हेन ए इज मैरिड टू एम, तो एम क्या है, ए को मैरिड करना पड़ेगा एम से। सिमिलरली एम इज अ सिस्टर ऑफ एस, तो आप ये लिख सकते हैं एम इज अ सिस्टर ऑफ एस। वैसे ही यहाँ पे क्या बोला कि हाउ एस इज रिलेटेड टू डी, तो एस कैसे रिलेटेड है टू द डी, तो डी से किस तरह से रिलेटेड है, ऑपोजिट साइड में। तो एरो हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था हमारा लिखा हुआ कि हाउ डी इज रिलेटेड टू एस, तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो देखो अभी हमने बोला कि देयर विल बी नो अजम्पशन, तो ये दो चीजें हो सकती है, आइदर तो या तो वो क्या होगा नेफ्यू, या फिर होगी वो नीस, इट विल बी नीस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्शन है। क्वेश्चन क्या है दूसरा, इफ कमल सेज रवि's mother is only daughter of my mother, तो क्वेश्चन है कि हाउ इज द कमल रिलेटेड टू रवि। अब फैमिली हायरार्की तो आपको पता लग गया ना कि सबसे टॉप पे आएंगे, सबसे जो ओल्ड है वो लोग ऊपर आएंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चों के बच्चे आएंगे। तो इस तरह से हम फैमिली हायरार्की बनाते हैं, ठीक है, जो कि आपको अंडरस्टैंड होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ कमल सेज कि रवि की जो मदर है वो उसकी ओनली डॉटर है ऑफ द मदर्स, ठीक है। हाउ इज द कमल रिलेटेड टू द रवि। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन दे दिए कि वो ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है, या वो फादर है, या फिर वो मैटरनल अंकल है, या फिर आंट है, ठीक है। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे दिए, ये आंट वाला मैटरनल के साथ है, राइट। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दे दिए। तो आप देखो किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हमें अजम्पशन नहीं लेनी है, तो सबसे पहले आप ये मत समझना कि ये क्या है, या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है, ठीक है। डू नॉट अज्यूम बाय नोइंग द नेम, ऐसा नहीं कि नाम जो है उसी से ही आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या बोला इधर, इफ कमल सेज रवि की जो माँ है, कमल सेज रवि की जो माँ है, तो रवि की जो माँ है दिस इज द रवि की कोई मदर होगी, ठीक है, उसको मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे बोला कि जो रवि की माँ है तो यानी नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। रवि की जो मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो कमल की क्या है, एक माँ है, ठीक है। अब मान लो कि वो क्या है, इज द ओनली मदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं पी से, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इफ कमल सेज कि रवि की जो माँ है, तो यानी दिस इज नेगेटिव। रवि की जो माँ है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो वो ओनली डॉटर है, तो वो क्या है डॉटर, तो वो क्या है ओनली डॉटर। अगर जो वो ओनली डॉटर है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा क्या होना चाहिए, उसका सन होना चाहिए, राइट, क्योंकि ओनली डॉटर है तो सिंगल डॉटर के आई है, दूसरा इसका सन हो सकता है ऑफ मदर। तो ये हमारे को पूरा चीज बता दिया और बोला कि हाउ इज कमल रिलेटेड टू द रवि, तो कमल रिलेटेड टू रवि क्या होगा, इट विल बी मैटरनल अंकल, होगा कि नहीं, मैटरनल अंकल हो जाएगा वो इसका, यानी मामा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हुए ना, ये दोनों बहन भाई हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मैटरनल अंकल। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं मैटरनल अंकल। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस फैमिली हायरार्की बनानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नो अजम्पशन, डू नॉट अज्यूम कि भाई उनका नाम अगर जो रवि हो, कमला हो, या कोई भी कमला नेहरू कुछ भी हो अगर जिसका नाम, तो आप कभी भी ये मत समझना कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है। आपको वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बता देगा कि वो मेल है कि फीमेल है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बाकी जो मैंने बोला था कि मदर साइड में जो भी मदर साइड के होते हैं ना, मदर साइड के उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैटरनल से, और जो फादर की साइड की तरफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पैटर्नल, ठीक है। फादर साइड अब आप इसके आगे कुछ भी लगा दो, पैटर्नल अंकल, आंट, ठीक है, मामी, जो भी आप बोलते हैं, बुआ वगैरह, ठीक है, बुआ फूफा, तो उस तरह से आप पैटर्नल का लगा सकते हैं और मदर साइड को आप मैटरनल की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास दे रखा कि हमें ये सारी वैल्यू स्टेटमेंट वाइज दे रखी कि a प्लस बी का मतलब होता है कि वो ब्रदर है, a जो है वो ब्रदर ऑफ b है। a माइनस बी का मतलब क्या है, देखो ये स्टेटमेंट दे रखी है और ये स्टेटमेंट वेरी कर सकती है टू द डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट दे रखी है कि a क्रॉस b का मतलब होता है सिस्टर, यानी क्रॉस आएगा तो सिस्टर, माइनस आएगा तो मदर, और प्लस आएगा तो ब्रदर। अच्छा, इन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नो बॉन्ड मास, ठीक है।
इसमें आपको बॉन्ड मास नहीं लगाना है कि पहले प्लस आया माइनस आया या फिर ये सब आया, ठीक है। आपको सिंपली किस डायरेक्शन में मूव करना है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है, इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम जो है वो मैटरनल अंकल है ऑफ आर, मैटरनल अंकल ऑफ आर है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि एम जो है वो ब्रदर है टू द के, एम जो है वो ब्रदर है टू द के, प्लस के जो है वो ब्रदर है आर का। तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रदर ब्रदर है, ब्रो ब्रो, वो क्या है, वो सारे ब्रदर है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी प्लस आएगा तो वो ब्रदर है, तो एम ब्रदर है के का और के ब्रदर है आर का, तो ये दोनों कभी मैटरनल अंकल बन सकते हैं? नहीं बन सकता है, मैटरनल अंकल कभी नहीं बन सकता। सेकंड ऑफ ऑल लास्ट वाले को देखते हैं, तो लास्ट वाले में क्या है कि एम जो है वो ब्रदर है, एम इज अ ब्रो ऑफ अ के, ये हमको प्लस से पता लग गया कि वो ब्रदर है ऑफ द के। अच्छा, के जो है वो सिस्टर है ऑफ द आर, तो के क्या है, सिस्टर ऑफ द आर, तो ब्रदर सिस्टर, तो आर और एम कभी मैटरनल अंकल बन सकते हैं? नहीं बन सकते, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑफ ऑल बी को देखते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम बोल सकते हैं कि जो एम है वो मदर है, शी इज अ मदर ऑफ किसकी, के की वो मदर है, तो के की वो मदर है, ठीक है, हम समझ गए के की वो मदर है। सेकंड प्लस आया, जो के है वो क्या है, अच्छा एम माइनस बी मतलब मदर, हाँ ठीक है ओके, के प्लस आर मतलब ब्रदर, ठीक है। तो कभी आर जो है वो कभी भी इसकी वो बन सकती है क्या, आर कभी भी इसकी मैटरनल अंकल, आर एम जो है वो इसका कभी मैटरनल अंकल नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि वो मदर है। तो कभी देखा है आपने दाढ़ी वाला, चलो मैटरनल अंकल नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर जो हम बात करें इस सी की, तो सी में क्या है, जो एम है यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हम प्लस का साइन करेंगे तो ब्रदर के लिए करेंगे, तो एम जो है वो ब्रदर है के का, तो एम इज अ ब्रदर ऑफ अ के, और के माइनस लगेंगे तो के क्या है, के है मदर ऑफ द आर, मदर ऑफ आर। तो आर और एम जो है वो एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन साझा कर रहे हैं, दैट इज द मैटरनल अंकल का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता लगा किस तरह से आपको करना है। अगर जी किसको और क्लैरिफाई करके देखना है तो इस तरह से देखो, ब्रदर है वो दोनों ब्रदर है, तो के क्या होगी, मदर होगी। यहाँ पे क्या है, के इज द मदर ऑफ द आर, तो के क्या है, मदर ऑफ द आर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ मदर। अच्छा मदर है तो हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन दोनों का रिलेशन, तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, ब्रदर सिस्टर का, सो एम क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, तो ब्रदर हो गया तो मतलब प्लस हो गया, सो आई कैन से कि आर एम से कैसे रिलेटेड है, वो उसका मैटरनल अंकल होगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा, मामा होगा। यहाँ पे क्या है, दाढ़ी वाली मामी नहीं हो सकती, यहाँ पे सिर्फ मामा ही हो सकता है। तो राइट, इतना समझ में आ गया किस तरह से मूव करना है। हमेशा हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मूव करना है, कभी भी बॉड मास नहीं लगाना है। और दूसरा, जो भी आपके साइन है इनके ऊपर बस आंसर लिख दो और आपको डायरेक्टली इन सबके ऊपर जो भी स्टेटमेंट में दिया हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट चेंज होगी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये स्टेटमेंट वैसी नहीं है जैसे पहले है, तो ये स्टेटमेंट भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्रॉस जब आएगा तो सिस्टर बोलेंगे, प्लस जब आएगा तो फादर बोलेंगे, और माइनस जब आएगा तो मदर बोलेंगे, राइट। तो इसने बोला कि अगर जो हम बोले एस क्रॉस एम, तो एस क्रॉस एम क्या बोल सकते हैं कि एस इज द सिस्टर ऑफ, एस इज अ सिस्टर ऑफ एम। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि क्रॉस की जगह पे क्या है, यहाँ पे सिस्टर है। डेफिनेटली अगर जो हम आगे बढ़े, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। नाउ अब ये कंप्लीट हो चुका है, अब बचा क्या हमारा एम और टी। तो एम और टी के बीच का रिलेशन क्या है, फादर फादर का है, तो एम क्या है, फादर है, एम इज अ फादर ऑफ अ टी, एम इज अ फादर ऑफ अ टी, तो ये फादर ऑफ अ टी है। इफ दिस इज द फादर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, सिस्टर है। तो ये बोल रहा है कि हाउ एस इज रिलेटेड टू टी, हाउ एस इज रिलेटेड टू टी। तो हम इस तरह से चलेंगे, यहाँ पे क्या बोला, एस इज रिलेटेड टू टी, तो हम इस तरह के एरो यूज करेंगे उल्टी साइड को, तो बोलेंगे एस इज रिलेटेड टू टी का क्या मतलब है। अगर जब हम यहाँ से एरो चेंज कर देंगे ना, तो ये चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये नेफ्यू भी हो सकता है, नाइस भी हो सकता है, इन द केस जब हम एरो चेंज कर लेंगे। अदरवाइज तो ये आंट ही है ना, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है, तो ये आंट है। देखो जब भी आपको ऐसा है ना, तो कभी भी अज्यूम मत करना है ये कि मेल है कि फीमेल है। आप यहाँ पे ना इसमें बोल सकते हैं आइदर नेफ्यू, यहाँ पे आप बोल सकते हैं या तो आइदर नेफ्यू या तो नीस, ठीक है। अगर जी एरो, अगर यहाँ पे लिखा होता टी इज रिलेटेड टू एस, राइट। इतना क्वेश्चन हो गया, क्लियर हो गया आपको, आंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, है ना। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए किस तरह से आपने रूल्स लगाने, बाकी तो सब कुछ ईजी है इसमें। प्लस साइन पे हम डॉटर लगाएंगे, मल्टीप्लाई पे साइन, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि मल्टीप्लाई पे हम डॉटर, मल्टीप्लाई में हम सन लिखेंगे, ठीक है, और प्लस साइन में क्या यूज करेंगे, हम डॉटर का इस्तेमाल करेंगे, और माइनस साइन में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम वाइफ का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा कि पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू यानी पी जो है वो क्या है, सन है, पी इज द सन ऑफ अ क्यू, तो क्यू का जो बेटा है, यानी बेटा है वो क्या है, सन, सन कौन है वो, दैट इज द पी, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, राइट। हाउ क्यू इज, हाउ पी, पी जो है वो सन है ऑफ द क्यू, तो ये सन है पी का। और एक अभी अज्यूम नहीं करना कि ये मदर है या फादर है, ठीक है, अभी मत करना अज्यूम। फिर क्या बोला है कि क्यू माइनस एस, तो क्यू माइनस एस, तो यानी क्यू क्या है, वाइफ है ऑफ द एस, तो क्यू वाइफ है ऑफ द एस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ एस एंड क्यू इज रिलेटेड, इसमें एस इज अ वाइफ ऑफ अ क्यू, एस जो है वो वाइफ है क्यू की, तो ये तो गलत हो गया। पी इज द डॉटर ऑफ अ क्यू, पी डॉटर कभी नहीं हो सकती। क्यू इज द फादर ऑफ अ क्यू, नहीं, मदर कभी देखा है फादर हो सकते, तो एस इज अ फादर ऑफ अ पी,
तो एस इज अ फादर ऑफ अ पी, बिल्कुल सही, एस इज अ फादर ऑफ अ पी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में बेसिकली हमें दो तरह की बात करनी है, पहली विद द एंगल, या फिर पहले लिख लो विदाउट द एंगल, और सेकंड है विद द एंगल। तो जब हम विदाउट द एंगल की बात करते हैं तो विदाउट द एंगल में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी जब कोई इंसान चलता है तो वो हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है, और या तो फिर वो वर्टिकल मूव करेगा। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल ना, तो हॉरिजॉन्टल में हम बोल सकते हैं कि वो ईस्टवर्ड्स जाएगा, उसको हम प्लस से दिखाएंगे ईस्टवर्ड को, और वेस्टवर्ड जाएगा और वेस्ट को हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर जो वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में का कौन कौन हो सकते हैं, नॉर्थ हो सकता है प्लस साउथ हो सकता है, तो साउथ को हम नेगेटिव लिखें, ठीक है। जैसे कि हमको डायरेक्शन पता है कि दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट, और ये क्या है हमारा वेस्ट है, तो हमने क्या बोला कि ईस्ट को हम प्लस लेंगे, नॉर्थ को हम प्लस लेंगे, इन दोनों को हम प्लस लेंगे, बाकी सबको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, इस तरह से साइन कन्वेंशन होगी, ठीक है, विदाउट द एंगल, जब हम विदाउट द एंगल की बात करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा केस हो गया, जब हम एंगल की बात करेंगे विद द एंगल, विद द एंगल। अब विद द एंगल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विद द एंगल, अब विद द एंगल में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये हमारी साइड्स है, तो ये कौन सी हो जाएगी, इट्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, इट्स साउथ ईस्ट, और ये कौन सी होगी हमारी साउथ वेस्ट, और ये कौन सी होगी हमारी साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी सारी डायरेक्शन है जहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल क्या है इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 60 डिग्री या 45 डिग्री हो गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, हमारी डायरेक्शन ढूंढने का डायरेक्शन हमें ढूंढनी पड़ेगी, राइट। जब हम बात करते हैं विदाउट द एंगल, या फिर विदाउट द एंगल हम पहले स्टार्टिंग में बात कर रहे थे विदाउट द एंगल। जब हम विदाउट द एंगल बोलते हैं ना, तो विदाउट द एंगल में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट, और हम मैंने क्या बोला कि जो हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा केस है ये, हॉरिजॉन्टल का केस है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल का केस है। कैसे हॉरिजॉन्टल का केस है कि ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल का केस हो जाएगा। और जब दूसरा हमने बोला तो दूसरा क्या बोला हमने कि नॉर्थ हो गया, एक तो वो पॉजिटिव ले लिया, और हमने दूसरा बोला कि साउथ, साउथ को हम नेगेटिव लेंगे और उसको हम बोलेंगे वर्टिकल। वर्टिकल का क्या मतलब है, वर्टिकल का ये मतलब है ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, इतना क्लियर हो गया। अगर जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन द केस जहां पे एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो एग्जांपल है जो भी हमने किया उस पे एग्जांपल बेस्ड करते हैं। अ पर्सन स्टार्ट मूविंग 40 मीटर नॉर्थ, तो हमें क्या डायरेक्शन तो पता ही है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि किसको हमें पॉजिटिव लेना है, किसको हमें नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे बोला कि पर्सन मूविंग 40 मीटर नॉर्थ, तो हमने क्या बोला कि एक पर्सन है, मान लो ये कोई इंसान है, वो 40 मीटर नॉर्थ मूव करता है, सो आई कैन से वो 40 मीटर नॉर्थ मूव कर रहा है, टेक्स अ राइट टर्न। अब नॉर्थ यहाँ पे है, तो मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, दिस साइड विल बी राइट, तो आई कैन से वो राइट कितना मूव करता है, टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 50 मीटर। उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और वो गया 50 मीटर के लिए, ठीक है। एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड को लेफ्ट टर्न हो जाएगा, टर्न्स एंड ही गोज 60 मीटर, अब वो 60 मीटर गया, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक जो भी मैंने लिखा कि सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक गया, और फिर उसने राइट टर्न लिया, और जब उसने राइट टर्न लिया यानी वो अब इस साइड को मुड़ गया, यानी फॉर एग्जाम्पल इसका फेस जो है वो इस तरफ को है, ठीक है, ये मैं फेस की डायरेक्शन बता रहा हूँ। अभी जब वो स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो उसका फेस क्या है, इस डायरेक्शन पे, तो वो 40 मीटर अगर चल गया, तो अब इसका फेस ना इस तरफ को होगा, ठीक है। मान लो कि ये उसका फेस है, ठीक है, ये उसके बाल है और ये उसकी आंखें है यहाँ। तो अब जब वो है राइट टर्न को मूव किया, उसके बाद ये बोला है कि वो 50 मीटर को मूव किया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब वो 40 मीटर तक गया, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे वो राइट मूव किया, तो राइट मूव किया तो यहाँ पे इसका फेस है, तो यहाँ से लेकर उसने बोला कि 50 मीटर मूव किया। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे वो गया वो मोड़ा, फिर वो 60 मीटर गया, फिर 60 मीटर गया, फिर उसने बोला कि वो अनदर राइट टर्न लिया और वो 35 मीटर गया, अनदर राइट टर्न लिया तो वो 35 मीटर गया, ठीक है। अनदर राइट टर्न लिया यानी वो इधर को फेस था उसका, यानी यहाँ को फेस था उसका, अब वो इधर को मुड़ गया है, तो उसका फेस किस तरफ को है, अब इस तरफ को उसका फेस है, ठीक है। अब वो कितना मूव किया, 35 मीटर मूव किया, अनदर राइट टर्न एंड ही गोज 80 मीटर, यहाँ तक मूव किया, फिर उसने बोला कि अनदर राइट टर्न, उसने अनदर राइट टर्न लिया यानी नीचे को मुड़ा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो अब वो अनदर राइट टर्न लिया उसने एंड ही गोज अनदर राइट टर्न ही गोज 80 मीटर, तो अब वो कितना मूव किया, 80 मीटर तक वो मूव किया, तो दिस इज द 80 मीटर, 80 मीटर। अनदर राइट टर्न एंड ही गोज 70 मीटर, तो अनदर राइट टर्न लिया उसने और वो कितना गया, 70 मीटर गया, 70 मीटर गया। कैलकुलेट हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कैलकुलेट हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये रफ सा डायग्राम बना दो एक साइड में, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, और इसको डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। तो इसको करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। और हमने जो भी बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कौन कौन से होंगे, तो ये तो 40 है, क्या है ये हॉरिजॉन्टल है, नहीं ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। जो भी हॉरिजॉन्टल होंगे जैसे कि 50,
प्लस 35, तो हमें क्या करना है 50 प्लस 35, ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, और ये 70 भी है, लेकिन ये ऑपोजिट साइड में, तो हम क्या लेंगे -70, ठीक है। दिस विल बी, इसका जो मॉड लेना है, इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू दैट इज द 50, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है वर्टिकल। अब वर्टिकल में कौन कौन से होंगे, 40 का वर्टिकल में होगा, डेफिनेटली होगा, 40 जो है वो वर्टिकल में, 40 प्लस 60 और माइनस -80, तो कितना हो जाएगा हमारा 20, आई कैन राइट 40 प्लस 60 -80, ये कितना हो गया 100, 100 माइनस 80 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 20। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, वर्टिकल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा 25 हो जाएगा। देखो अब मैंने आपको नॉन ट्रिपलेट तो करा रखे हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन ट्रिपलेट ना, जब हम नॉन ट्रिपलेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि 15 है 20 है, तो यहाँ पे 13 है 4 और यहाँ पे 5, हमेशा नॉन ट्रिपलेट याद रखना 3 4 और 5। देखो यहाँ पे क्या है 15 है, तो आई कैन मल्टीप्लाई विद द 5, मल्टीप्लाई विद द 5 एंड मल्टीप्लाई विद द 5, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि नॉन ट्रिपलेट, देयर इज नॉन ट्रिपलेट, ठीक है। यहाँ पे क्या 4 है, 3 था और 5 था, ठीक है। परपेंडिकुलर विल बी 4, बेस विल बी 3 एंड द हाइपोटेन्यूज विल बी 5। इस नॉन ट्रिपलेट से भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डायरेक्टली आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। अच्छा, ये केस कौन सा है, ये केस है हमारा विदाउट विदाउट द एंगल। अब कौन सा केस पढ़ेंगे हम, दूसरा विद द एंगल, विद द एंगल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द विद द एंगल। तो सेकंड है विद द एंगल, विद द एंगल, ठीक है। अब मोशन जो है ना वो किसी भी एंगल में हो सकता है, मोशन किसी भी एंगल में हो सकता है, मतलब ये है कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये सारी डायरेक्शन तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताई भी थी, ये सारी डायरेक्शन आपको तो पता ही है कि ये कौन कौन सी है, ठीक है। इट्स नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो आपको ये सारी डायरेक्शन पता है, तो इसी में क्या हो जाता है हमारा एंगल भी हो जाता है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है, विद द एंगल। तो हम सबसे पहले करते हैं, इसमें ना दो केसेस होते हैं क्वेश्चंस के, कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज लाइक, अगर जो एक इंसान, इफ अ पर्सन गोस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ठीक है, पर्सन गोज नॉर्थ ईस्ट 6 किलोमीटर, तो आप किस तरह से इसे डिफाइन करोगे, तो आपको क्या पता है कि ये जो है हमारा, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, दूसरा क्या है नॉर्थ ईस्ट। अब वो नॉर्थ ईस्ट मूव किया है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वो नॉर्थ तो ये है, ठीक है, और ये क्या है ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मूव किया है, नॉर्थ ईस्ट मूव किया है, लेकिन कितना मूव किया है, वो 6 किलोमीटर मूव किया है। तो आपको यहाँ पे एंगल तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे एंगल तो हमें गिवन नहीं है, एंगल इज नॉट गिवन ओवर हियर, एंगल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, गिवन इन द क्वेश्चन। अब एंगल आपको गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे विदाउट एन एंगल आप किस तरह से इसे सॉल्व करोगे। तो जब भी आपको एंगल गिवन ना हो ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पे लिख दो, ठीक है। व्हेनेवर द एंगल इज बीइंग नॉट गिवन टू यू, तो ये ना डायरेक्ट इंडिकेशन होती है कि वो 45 एंगल पे बना हुआ है, ठीक है। इफ एंगल इज नॉट मेंशन, इज नॉट मेंशन, इट विल बी 45 डिग्री, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन में कोई एंगल ना दिया हो, तो आप 45 एंगल उसे अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप अज्यूम नहीं कर सकते, तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा इसका। अगर ये 45 डिग्री हो गया, तो ये डायरेक्टली हम आइसोलेटेड एंगल से हम क्या बना सकते हैं, 6। देखो, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, और हमारे को ये दोनों हमारे को वैल्यू गिवन होती है, फॉर एग्जांपल दिस और दिस इज बीइंग गिवन टू यू, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो हमें हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर और बेस निकालना है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, दोनों इक्वल होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज बाय रूट 2 विल गिव मी द टू साइड्स, टू साइड्स, ठीक है। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आप याद रखना इसको, कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बना दो किसी भी तरह से, तो आप क्या बोल सकते हो, इसको हम क्या बोले, इसको हम इसके जो हाइपोटेन्यूज है उसको हम अंडर रूट 2 से डिवाइड करते, तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, टू एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 3√2, और ये क्या हो जाएगी 3√2। अगर जब आप हाइपोटेन्यूज को करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तो इसका रूट रूट कट जाएगा, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3√2 हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, मुझे इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने एंगल बताना था आपको, कि किस तरह से एंगल को आप अज्यूम कर सकते हैं इन द केस जहां पे आपको एंगल गिवन ना हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है किस तरह से हम, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि चलो यही देख लो, इफ अ पर्सन, इफ अ पर्सन गोज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, कोई इंसान अगर जो नॉर्थ ईस्ट जाता है वो भी 6 किलोमीटर, और हमें एंगल जो है हमें गिवन है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट,
तो किस तरह से आपको एंगल लेना है, यहाँ पे क्या बोला है, उसने बोला कि 30 डिग्री ईस्ट है, उसने क्या बोला हमें 30 डिग्री ईस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, तो उसने क्या बोला कि ये ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, अ पर्सन गोज नॉर्थ ईस्ट 6 किलोमीटर, तो नॉर्थ ईस्ट 6 किलोमीटर मूव किया, मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द ईस्ट, मेकिंग एन एंगल, एरो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ को होगा, क्यों, मेकिंग एन एंगल फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से बना रहा है वो, दैट इज 30 डिग्री, और कितना है 6 किलोमीटर, अगर ये 30 है तो आई कैन से ये 90 होगा, ये 90 तो कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, राइट, अगर ये 60 है तो अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि 30 के ऑपोजिट जो भी होता है, 30 के ऑपोजिट जो भी होता है वो 60 का कितना होता है, डबल होता है, जो 90 के ऑपोजिट क्या होता है वो डबल होता है, और 60 के √3 टाइम्स होता है, इतना तो आपको पता ही है, राइट। जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्या होता है कि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने किस तरह से पढ़ाया था, इस तरह से पढ़ाया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो जो भी हमारा परपेंडिकुलर है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो 45 डिग्री में जो भी ऑपोजिट होता है वो उसका क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं आप, तो हाइपोटेन्यूज उसका क्या होगा √2। सिमिलरली जब मैंने राइट एंगल के लिए बताया था, तो राइट एंगल में क्या बताया था कि 30 के ऑपोजिट जो भी होता है, 30 के ऑपोजिट जो भी होता है 90 के ऑपोजिट उसका डबल होता है, 30 का ऑपोजिट क्या है यहाँ पे, 30 का ऑपोजिट तो यहाँ पे हमें, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि फ्रॉम द राइट ट्रायंगल, ये दिख भी किसके रहा है, राइट ट्रायंगल की तरह रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 30 के ऑपोजिट जो भी है वो 60 के डबल होगा, वो 90 के डबल होगा, तो 90 के डबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो जो भी हमारा 30 का ऑपोजिट होगा वो 3 टाइम्स √, ये हो जाएगा, राइट। अब ये मैंने चीजें पहले आपको पढ़ा रखी है, ठीक है, किसी को नहीं पता है तो पीछे जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लैरिफाई कर रखा है किस तरह से आपको इन सबको सॉल्व करना है, जो कि इजी तरीका है, ठीक है, राइट ट्रायंगल के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एम एंड एन स्टार्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन, ओके, एम एंड एन स्टार्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं कि जब हम बोले एम एंड एन, तो ये एम एंड एन जो है दोनों ने एक ही लोकेशन से शुरू किया, फ्रॉम द सेम लोकेशन एम ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट, तो एम ने 10 किलोमीटर ईस्ट मूव किया, तो एम मूव इन 10 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ पे बना देते हैं कि एम ने 10 किलोमीटर मूव किया ईस्ट में, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट है तो पॉजिटिव लेंगे, राइट, पॉजिटिव है, 10 किलोमीटर ईस्ट मूव किया, एंड देन 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, फिर उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट मूव किया, सो आई कैन से उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट मूव किया, ठीक है, आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, और मैं क्या बोल सकता हूँ कि 10 किलोमीटर उसने नॉर्थ ईस्ट मूव किया, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमें कोई एंगल गिवन है, नहीं कोई एंगल गिवन नहीं है, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो कितना है, 45 डिग्री एंगल है, अभी मैंने ये चीज आपको समझाई, ठीक है, इतना टफ तो है भी नहीं है। सिमिलरली एन की बात कर रहा है, एम और एन ने दोनों ने एक जगह से शुरू किया, अब एन की बात कर रहा है कि एन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर साउथ, तो एन ने 5 किलोमीटर साउथ की तरफ को मूव करना शुरू किया, यहीं से सेम लोकेशन से, एन ने एन ने ठीक है, ओके, ये हो गया, तो एन ने कितना मूव किया, एन ने मूव किया 5 किलोमीटर, सो एन मूव 5 किलोमीटर साउथ, साउथ को मूव किया, अगला क्या है देन 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट, और फिर उसने 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट मूव किया, एन की बात हो रही है, ठीक है, फिर उसने एन किलोमीटर कितना 4 किलोमीटर उसने साउथ ईस्ट मूव किया, राइट, उसने साउथ ईस्ट मूव किया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें, नॉर्थ ईस्ट देन 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन एम एंड एन एट द एंड ऑफ द ट्रेवल, ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सो हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, तो एम एंड एन का एंड कौन सा है, ये है, हमें ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, राइट, हम क्या बोल सकते हैं, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये वाला पॉइंट जो है फाइंड आउट करना है, राइट, तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इजीएस्ट वे कर सकता हूँ इसका, तो आई कैन राइट कि इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ, राइट,
ये क्या है 10 किलोमीटर है, और ये कितना है 45 एंगल है, राइट। ये 10 किलोमीटर, इसको अगर जो एक्सटेंड कर दूं मैं यहाँ तक, तो आई कैन से अगर मैं इन सबको एक्सटेंड कर दूं, राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, इन सब की मेरे को क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो इन सब की वैल्यूज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। वेट अ सेकंड, है ना, ये सारी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम हेयर टू हेयर डिस्टेंस हमें पता है कि हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा ये कितना था यहाँ पे, ये 4 किलोमीटर था, इट इज 4 किलोमीटर, राइट। 4 किलोमीटर है, तो ये दो साइड हम आइसोसेलेस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 4√2, यहाँ पे बोल सकते हैं विच इज इक्वल टू 2√2, ये भी क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो ये 2√2 है, और ये क्या है 5 किलोमीटर है, इट इज 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 5 किलोमीटर आ जाएगी, राइट, ये 5 किलोमीटर आ जाएगी। सिमिलरली अब ये 10 किलोमीटर है, तो इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, आई कैन से इट इज 10√2 विच विल बी इक्वल टू 5√2, राइट। ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगी वैल्यू, दैट इज 5√2, ये है हमारी 5√2। सिमिलरली ये 5√2 है, तो ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 2√2। क्यों है ये 2√2, क्योंकि ये वैल्यूज भी हमारी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 2√2 है। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, 10 - 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये पूरी वैल्यू 10 है, तो 2√2 तो हमें यहाँ तक की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से अगर यहाँ को माइनस करना है तो 10 - 2√2 होगी। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन आ, मतलब आ गई हमारे पास ये पूरी वैल्यू। ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी, दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैन से 10 - 2√2, राइट, 2√2 प्लस 5√2, देखिए किसके बराबर होगी, दैट इज 14.24, इसके बराबर होगी 14.24। तो ये वाली वैल्यू क्या है 2√2, ये यहीं से है ना 2√2, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बस ऐड ही करना है आपको, है ना। अगर जो आपको टफ लग रहा है तो बस इसको ऐड करना है, जो जो वैल्यूज आपके सामने दिख रही है उन सबको ऐड करो, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 7√2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14.889, वैल्यू कितनी होगी 14.8। तो यहाँ से दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक तो ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई, तो इन दोनों का हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 14.24 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 14.889 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा हमारा 20.6, सॉरी ये नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 20.61, 20.61 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या ढूंढ लिया इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 20.61 विल बी द आंसर। समझ में आया किस तरह से हमने निकाला, 10 किलोमीटर को दोनों को आइसोलेस ट्रायंगल मान के हम दोनों को इन दोनों को हमने अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें दोनों साइड की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हमने 4 किलोमीटर में भी किया। फिर हमने बोला कि हमें ये शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए, ताकि हम क्या निकाल सके, ये वाली वैल्यू निकाल सके हाइपोटेन्यूज की। तो आपको लग गया पता किस तरह से क्वेश्चन करना है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x जो है वो 1 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, x इज अ 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ y। ओके, तो y कहीं पे स्टैंड कर रहा होगा, वो उसके नॉर्थ ईस्ट पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला कि x इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ y, सो आई कैन से कि y के, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द y, ठीक है, ये क्या है हमारा, मान लो कि ये हमारा क्या है y, तो y के कौन से पे, y के नॉर्थ ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो गया, दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गई हमारी। तो y के नॉर्थ ईस्ट पे, y के नॉर्थ, सॉरी दिस इज नॉट नॉर्थ ईस्ट, y के नॉर्थ ईस्ट पे, तो ये y कहीं पे होगा इसके नॉर्थ ईस्ट पे, सो आई कैन से y के नॉर्थ ईस्ट पे। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ y, तो y कहीं पे सिचुएटेड कर लो, ठीक है, y मान लो यहाँ पे है, तो y के नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो गया, तो पहले तो डायरेक्शन बनाना सीखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अच्छा नॉर्थ ईस्ट कौन सा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि y के नॉर्थ ईस्ट पे, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं y के नॉर्थ ईस्ट पे, y के नॉर्थ ईस्ट 1 किलोमीटर, ओके, तो y के 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे x सिचुएटेड है, राइट, x सिचुएटेड है। फिर बोला कि y इज 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ z, तो z कहीं पे है साउथ ईस्ट, यानी दिस डायरेक्शन, साउथ ईस्ट कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इसने बोला कि z के साउथ ईस्ट पे लाई करता है हमारा y, तो आई कैन से कि यहाँ पे मान लो कि z जो है, ठीक है, z यहाँ पे, तो इसके साउथ ईस्ट पे लाई कौन करता है, y करता है, इसके साउथ ईस्ट पे लाई करता है हमारा y, और वो भी कितनी डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, आई कैन से इट इज 1
किलोमीटर. नाउ द सेकेंडली W इज 1 किलोमीटर ऑफ वेस्ट ऑफ Z. तो Z के वेस्ट पे यानी इस साइड को Z के वेस्ट पे लाई करता है हमारा W. और कितनी डिस्टेंस है यहाँ से 1 किलोमीटर. सो आई कैन से 1 किलोमीटर पे कौन कौन लाई करता है W लाई करता है. W हो गया. C इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P. अच्छा P इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ W. तो W के साउथ पे यानी W के साउथ पे कौन लाई करता है हमारे 1 किलोमीटर ऑफ W पे लाई करता है P. और यहाँ पे क्या बोला है कि C इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P. तो ईस्ट कौन सा हो गया दिस डायरेक्शन. सो आई कैन से 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ, ठीक है 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ P के लाई कौन करता है C लाई करता है. वट इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड C इन किलोमीटर. अच्छा X और C और के बीच का कितना डिस्टेंस है इसको मैं रेड से शो करता हूँ. सो आई कैन से कि C और X के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये फाइंड आउट करना है तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम Z to X डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है Z to X डिस्टेंस कितनी हो जाएगी राइट. कोई एंगल नहीं है इनके बीच में तो इसका एंगल मान लो अगर जो 45 एंगल मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 1/2. ये क्या हो जाएगा 1/2. ठीक है इन दोनों को प्लस कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगी. दिस इज √2 वैल्यू. ये 1 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर हो जाएगी. ठीक है ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी दिस इज ऑल्सो 1 किलोमीटर राइट. अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दैट इज 1 + 2 दैट विल बी इक्वल्स टू √3 राइट. स्क्वायर हो जाएगा ना इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे अंडर रूट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू √2. तो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगी हमारी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी. दिस इज द करेक्ट वैल्यू राइट. तो इजी क्वेश्चन है. बस आपको पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन किस तरह से लेनी है और जो भी है उसको एक्सप्लेन उसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाश आकाश का जो घर है होम फेसिंग नॉर्थ. ठीक है तो हमको डायरेक्शन तो सारी पता है कि नॉर्थ कौन सी है ऊपर वाली साउथ. दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट. ठीक है फेसिंग नॉर्थ ही ओपन्स द डोर एंड लुक्स एट नॉर्थ. अच्छा लुक एट द नॉर्थ एंड मूव 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके तो क्लॉकवाइज कौन सी होगी दिस वन. एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी ऑपोजिट वन. ठीक है क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं. ठीक है ये हमारी साइंस होगी. क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन मूव 180 एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है आकाश का जो घर है वो फेसिंग नॉर्थ. ओके तो मान लो कि ये उसका घर है. उसका जो घर है वो फेस कौन सा कर रहा है नॉर्थ कर रहा है. ठीक है तो ये हो गया उसका नॉर्थ. सो आई कैन राइट दिस इज नॉर्थ. ठीक है आकाश होम का जो घर है फेसिंग नॉर्थ ही ओपन द डोर और उसने नॉर्थ को देखा और उसने मूव किया 135 डिग्री एंगल. ओके तो मान लो कि 135 डिग्री एंगल ये रहा आपका. ठीक है क्लॉकवाइज लिखा है ना वहाँ पे 135 डिग्री क्लॉकवाइज. तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा राइट क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन. ओके एंड मूव्स 180 एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा वो क्लॉकवाइज घुमा तो अब कहाँ पे है वो नाउ ही इज ओवर हेयर राइट. तो मैं ड्रॉ करता हूँ अच्छे से. सो आई कैन से नाउ ही इज फेसिंग दिस वर्ड्स. ठीक है 135. फिर उसने बोला कि वो कितना मूव कर रहा है देन मूव्स 180 डिग्री. ओके तो 180 डिग्री यानी सेम डिस्टेंस पे 180 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक. आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. ये हो गया हमारा 180 डिग्री राइट. एंटी क्लॉकवाइज है ना वहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मूव किया दैट इज 180 डिग्री. ठीक है ये क्या है हमारा 180 डिग्री राइट. ये हो गया हमारा 180 डिग्री. फिर क्या बोला उसने एंड देन फर्दर गोज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ओके फिर 90 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया. ठीक है 90 डिग्री यहाँ पे पहुंचने के बाद वो 90 डिग्री यहाँ से मूव किया राइट. यहाँ पे अच्छे से बनाता हूँ मैं. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को. तो क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले देखो आकाश का घर है वो नॉर्थ की तरफ को है. ठीक है फिर उसने बोला कि वो और मान लो कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है. ठीक है मान लो कि उसकी वाइफ कहीं घर से बाहर चली गई है और वो उसे ढूंढ रहा है. तो उसने बोला कि उसने नॉर्थ से जब उसने घर उसका नॉर्थ की फेसिव को था तो वो 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मूव किया. ठीक है अपनी धर्मपत्नी को ढूंढने के लिए. तो 135 डिग्री वो नॉर्थ को मूव किया. फिर उसने बोला कि उसको वहां पे नहीं मिली तो उसको वहां पे अपनी वाइफ नहीं मिली. फिर उसने फाइंड आउट किया कि जब 135 डिग्री पे नहीं मिली तो वो वापस से 180 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया. फिर भी उसको अपनी वाइफ नहीं मिली.
फिर उसने क्या किया कि उसने 90 डिग्री और, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, और वहां पे देखिए कि उसकी जो वाइफ थी वो पानी भर रही थी, राइट। तो अब उसे दिखा कहा यहाँ पे, तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब वो कौन सी डायरेक्शन को देख रहा है, राइट नाउ वो कौन सी डायरेक्शन देख रहा है, तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, राइट। तो कौन सी डायरेक्शन देख रहा है हमारी, ये कौन सी होती है, इट इज साउथ वेस्ट, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देख रहा है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, मतलब फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड ये है कि जो भी हमारे क्वेश्चन में बोला है ना उसको डायरेक्टली आप लिख दो। जैसे कि क्लॉकवाइज बोला था, क्लॉकवाइज कितना बोला था 135 डिग्री, अच्छा क्लॉकवाइज जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, राइट। तो 135 तो क्लॉकवाइज घुमा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, फिर माइनस कितना बोला उसने 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री वो घुमा, फिर माइनस और कितना 90 डिग्री वो घुमा। ओके, अब इन सबको आगे जब मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कितना 270, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू माइनस 135 डिग्री। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस शोइंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लेकिन कहां से, तो सबसे पहले नॉर्थ में उसका घर था, राइट, नॉर्थ में उसका घर था, तो यहीं से आपको ये -135 लेना है। तो -135 कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप कितना कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक 90 आ जाओ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एंटी क्लॉकवाइज 90 आ जाओ, 90 डिग्री आ जाओ, और दूसरा क्या है फिर 45, तो यहां से लेकर यहां तक कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब जब इनको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 135 डिग्री। अच्छा माइनस साइन क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहाँ पे है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वाला तरीका बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, वरना इसमें पढ़ते रह जाओगे, आपको 90 करना है 180 करना है, इसमें डायरेक्टली आपको करना है जहां से भी जो इनिशियल स्टेज होगी ना उसकी। अच्छा ये जो आंसर आएगा वो कहां से लगाना है आपको, इनिशियल जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, इनिशियल डायरेक्शन से, इनिशियल डायरेक्शन से, राइट। इजी है क्वेश्चन, कुछ टफ तो है नहीं, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन।